नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत उत्तर प्रदेश से। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट दिखा। मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का पासपोर्ट कैंसिल करने और मामला दर्ज करने की बात कही थी। इसके बाद मेरठ में कैसा माहौल था और जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज कैसे हुई, जानने के लिए देखिए रविश रंजन शुक्ला की मेरठ से ग्राउंड रिपोर्ट। मेरठ की जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज शांति से हुई। लोगों ने कहा सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे सब एकजुट रहते हैं, बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे होली का पर्व भी हुआ, बिल्कुल सब मस्जिद से ही पानी वानी लिया गया था। अच्छा। हाँ, शाम तक वही समरसेबल मस्जिद का चलवाया। सब मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पे, राजी खुशी सब होता है काम। अच्छा। उधर मेरठ के एसपी ने पासपोर्ट रद्द किए जाने वाले अपने बयान को लेकर सफाई दी। इसमें मैंने जो बोला था कि रिक्वेस्ट की गई है और जो बैठेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जिसके खिलाफ यूजुअली मुकदमा पंजीकृत रहता है तो उसमें हमारे पास जो पासपोर्ट और लाइसेंस के लिए आता है उसका क्लियरेंस तब तक नहीं दिया जाता जब तक कोर्ट से एनओसी प्राप्त ना हो जाए। ये मैंने उस दिन भी क्लैरिफाई किया था, ये गलतफहमी है लोगों को। लेकिन सड़क पर नमाज के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी जैसी विरोधी ही नहीं, केंद्रीय मंत्री भी इस फैसले की खुलेआम चर्चा कर रहे हैं। संबल को तो एक टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं समझ में आता नमाज और नवरात्र एक साथ क्यों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? पहले नहीं हुए क्या? सदियों से हो रहे हैं, कोई आज पहली बार हो रहा है? ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे होली पहली बार आ रही, नवरात्रे पहली बार आ रहा है, ईद वाली बार आ रही। ऐसा नहीं है। अरे आप नमाज पढ़ो तो अपने मस्जिद में पढ़ो। आप सड़कों को जाम करने का आपका किसने आपको अधिकार दिया है? क्यों? ये सड़क काय के लिए बनी है? सड़क बनी है चलने के लिए। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जितनी तीखी बयानबाजी नेताओं के बीच हो रही है, उतनी चर्चा मुस्लिम समुदाय में भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सड़क को बंद करवा के नहीं होना चाहिए। इस निर्देश का पालन पुलिस को बिना भेदभाव से करवाना जरूरी है। लेकिन अगर राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर कानूनी कार्रवाइयां तय होने लगेंगी तो ये जरूर सवालों के घेरे में आएंगी। मेरठ से सचिन गुप्ता और श्याम परमार के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर बिहार से, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा जब पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी के 70वीं परीक्षा को रद्द कराने और पुनर्परीक्षा कराने की उनकी याचिका रद्द कर दी। ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर थी बिहार सरकार के लिए और खुद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। बीते 3 महीने से आंदोलन कर रहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अभ्यर्थियों के लिए आज एक बुरी खबर पटना हाईकोर्ट से आई। जब पटना हाईकोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी, उन्होंने बीपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन को रद्द करने और पुनर्परीक्षा की मांग की थी। पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका को साक्ष्य के अभाव में रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी नहीं हो सकता है। अब निश्चित रूप से छात्रों का विश्वास टूटा है, चाहे वो न्याय का मामला हो या आपको ये शिक्षकों के द्वारा जो कही गई तो पेश की गई आपको दलील का मामला हो। इससे बहुत हम लोग क्षुब्ध हैं। लगातार 3 महीने से धरने पर बैठे ये विद्यार्थी अपनी मांग पे अड़े हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इसे रद्द किया जाए। छात्र अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका ही करेंगे। लेकिन ये इसमें गलत हुआ है, इस परीक्षा में निश्चित रूप से गलत हुआ है। परमार खेल खेल गए हैं, जो कि गलत हुआ है, 100% गलत हुआ है। कोई चुप रहने वाला नहीं है। ये सरकार और बीपीएससी के लिए बड़ी राहत की खबर है, जो कि पहले दिन से ही इस मामले में अपने रुख पर अड़ी है कि परीक्षा किसी भी हालत में रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और इस परीक्षा के परिणाम अपने पूर्व निर्धारित तिथि पर घोषित किए जाएंगे। पटना से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं दिल्ली के विवेक विहार इलाके में घर में बेड के बॉक्स में एक महिला की लाश मिली है। पड़ोस के लोगों को जब घर से बदबू आने लगी तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था, दरवाजे से खून भी बाहर आ रहा था। महिला की उम्र 35 साल बताई जा रही है, जिसे हत्या करने के बाद बैग में रख दिया था और कंबल में लपेटकर बेड के बॉक्स में छिपा दिया था। पुलिस मकान मालिक से पूछताछ कर रही है।
और अगली खबर बेंगलुरु से, जहां अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव सूटकेस में रखकर बेंगलुरु से भाग खड़ा होने वाला शख्स जब पुणे में पकड़ा गया तो वो अधमरा सा मिला था। अस्पताल में पता चला कि उसने पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की कोशिश की। बेंगलुरु के हुलीमावु इलाके में एक घर के बाथरूम से एक सूटकेस बरामद होता है। जब पुलिस उसे खोलती है तो अंदर गौरी की लाश मिलती है। सनसनी फैल जाती है। महज 2 महीने पहले गौरी और राकेश इस शहर में नए जीवन की तलाश में आए थे। राकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और गौरी जो मास मीडिया ग्रेजुएट थी। हाल ही में अपनी नौकरी उसने छोड़ दिया था, लेकिन 26 मार्च की रात कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। खाने की टेबल पर नौकरी को लेकर बहस हुई। बहस बढ़ती हुई हाथापाई तक पहुंची। कहा जा रहा है कि गौरी ने गुस्से में चाकू फेंका, पलटकर राकेश ने उसी चाकू से वार कर दिया। गौरी की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन राकेश ने लाश को सूटकेस में बंद किया और रातों रात पुणे भाग गया। लेकिन पुणे पहुंचने से पहले उसने जहर खा लिया। मृतका का पति ही मुख्य संदिग्ध है। हत्या के बाद वह फरार हो गया और पुणे में आत्महत्या की कोशिश की। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी से पहले दोनों नजदीकी रिश्तेदार थे। रिश्तों में खटास आ चुकी थी और फिर एक रात सब खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अंडा बड़ी ताकतवर चीज होती है, लेकिन इतना ताकतवर होगा कि सीधे 50 करोड़ का कारोबार खड़ा कर दे, ये किसी ने नहीं सोचा था। दमोह के प्रिंस सुमन ठेले पर अंडे बेचते हैं। उन्हें 6 करोड़ की जीएसटी भरने का फरमान आया है। आइए देखते हैं इस गोल्डन अंडे की पूरी कहानी। दमोह के वार्ड नंबर 14 में रहने वाले प्रिंस सुमन की सुबह अंडों से शुरू होती है और शाम भी अंडों पर खत्म होती है। लेकिन सरकारी दस्तावेजों में वो दिल्ली में चमड़ा, लकड़ी और आयरन का कारोबार कर चुके हैं। जी हाँ, सरकारी कागजों के हिसाब से उनका बिजनेस 50 करोड़ पार कर गया है और अब उन पर 6 करोड़ का जीएसटी बकाया है। बस प्रिंस को ही नहीं पता वो कब करोड़पति बने। वकील के यहाँ गए तो वकील ने बताया, देखा पूरा, तो उसने बताया तुम्हारे नाम से दिल्ली में कंपनी चल रही है, पूरा कुछ 50 करोड़ के समथिंग का मामला था। तो हाँ, तो फिर हम लोगों ने फिर थाने में रिपोर्ट की है। जीएसटी नोटिस ने प्रिंस के होश उड़ा दिए हैं, लेकिन इस झटके से सिर्फ बेटा ही नहीं, पिता भी परेशान है। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट आगे जांच कर ले, पूरी न्याय की जांच करे, उसके बाद में निर्णय ले। हाँ, हमारे अगर ऊपर कोई गलती हो, कोई वो है, तो हमारे ऊपर कार्रवाई करें। सवाल ये है कि प्रिंस के नाम पर आखिर ये फर्जी कंपनी किसने बनाई? मामले को सुलझाने के लिए पुलिस और आयकर विभाग में शिकायत हो गई है। मैंने साइबर सेल दमोह में भी एक आवेदन दिया है और आयकर विभाग में भी देना चालू कर रहा हूँ। मैं भी आयकर में दे रहा हूँ, जीएसटी विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी जी को भी दे रहा हूँ। दमोह में प्रिंस के मोहल्ले वाले अचरज में हैं, ठेले वाले सतर्क हो गए हैं और देश के आम आदमी को एक बार फिर समझ आ गया है कि कागजों में कुछ भी संभव है, बस असली मालिक को ही पता नहीं चलता। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाला रियल एस्टेट घोटालों के इतिहास में एक बड़ा घोटाला माना जाता है। ये घोटाला करीब 9,000 करोड़ का है। सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर 3 केस दर्ज किए हैं। आखिर क्या है नोएडा स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट घोटाला, देखिए इस रिपोर्ट में। नोएडा के सेक्टर 150 और उसके आसपास 798 एकड़ में फैली नोएडा स्पोर्ट्स सिटी, हालांकि यहां स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसा कुछ भी नहीं है। 2004 में प्रस्तावित इस परियोजना को 2010 से 2016 के बीच में शुरू किया गया। इसमें गोल्फ कोर्स और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना थी, लेकिन डेवलपर्स ने खेल सुविधाओं को अधूरा छोड़कर कॉमर्शियल और आवासीय विकास को प्राथमिकता दी। अब तक आवंटित जमीन का 70% हिस्सा खेल सुविधाओं के बिना पड़ा हुआ है। इस साल फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताओं के चलते डेवलपर्स और अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी को लेकर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान सीबीआई को इस घोटाले से जुड़े हुए कई अहम सबूत मिले, जिनको लेकर सीबीआई लगातार जांच कर रही है। इस घोटाले से लगभग 9,000 करोड़ का नुकसान होने की आशंका जताई गई। आरोप लगाया गया कि लोगों ने होम बायर्स के पैसे का दुरुपयोग किया और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। कोर्ट ने ईडी से भी इसकी व्यापक जांच करने को कहा। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने लॉजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोटस ग्रीन, जेनाडू स्टेट्स और इनके प्रमोटर और नोएडा अथॉरिटी के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के तहत 3 केस दर्ज किए। ये बहुत बड़ा एक किसान के साथ धोखा है, और जब इनने 64% किसान को दिया, जब भी इन्होंने 10% पैसे रख लिए, चूक हमने 10 बीघे खेत दिया तुम्हें, तो 9 बीघे के हमें पैसे मिले। 10 बीघे के पूरे पैसा को उन्होंने कह दिया 10% तुम्हें हम प्लॉट देंगे विकसित करके। जो हमें 5% दिया उसके भी उन्होंने सब चार्ज हम पे से ले लिया, और 5% के जो 64% दिया उसके 5% काट लिया। तो इसलिए किसान की 1 बीघे ज़मीन फ्री में रख ली इन्होंने, वो आज तक नहीं दी। और ये जब प्राधिकरण ने क्लोज लगा के इमरजेंसी ज़मीन ले ली किसान से। हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी से भरी पूरी प्रक्रिया बताते हुए कहा कि नोएडा प्राधिकरण और राज्य सरकार की निष्क्रियता चौंकाने वाली है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्पोर्ट्स सिटी के लिए दी गई जमीन बाजार दर से काफी कम दर पर बेची गई। डेवलपर्स ने बिना अनुमति के जमीन का स्वामित्व बदल दिया और करोड़ों की लीज प्रीमियम, पेनल्टी और ट्रांसफर चार्ज भी नहीं चुकाए। डेवलपर्स को खेल सुविधाएं अधूरी छोड़ने के बावजूद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया गया। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण और बिल्डरों की मिलीभगत को गंदा खेल करार दिया और कहा कि यह मामला बिल्डरों और नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों की मिलीभगत का क्लासिक उदाहरण है, जिसमें बार बार नियमों को तोड़ा गया। कोर्ट ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण सभी संबंधित पक्षों को बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी करे, अन्यथा आवंटन रद्द किया जाएगा। अगर डेवलपर्स खेल परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाए तो उनकी जमा राशि जब्त कर प्रभावित होम बायर्स को वापस की जाएगी, और राशि पूरी नहीं हुई तो नोएडा प्राधिकरण को घाटा पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट्स को मौजूदा बाजार दर पर दोबारा लॉन्च करना होगा। अब सीबीआई और ईडी की जांच के बाद यह तय होगा कि दोषी डेवलपर्स और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा था कि पूरे स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के दाग हैं। दरअसल डेवलपर्स ने यहां पर रिहायशी एक्टिविटी और कॉमर्शियल एक्टिविटी पर ध्यान दिया, लेकिन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए 70% हिस्सा था उसको डेवलप करने पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह पूरे स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ और कई अनियमितताएं हुई, जिसके चलते करीब 9,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ। नोएडा से कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।